कल्पना कीजिए, मतलब एक 12 साल की बच्ची है जो अमेरिका के मिशिगन के घने और एकदम बीहड़ जंगल में खड़ी है और चारों तरफ वो भेड़ियों के रंभाने की आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, डरावनी आवाजें। और उसके पास रहने के लिए जो केबिन है ना, उसमें ना तो कोई दरवाजा है, हाँ। ना कोई खिड़कियां हैं और तो और कोई फर्श भी नहीं है, जो कि किसी को भी डरा दे। है ना? हाँ। कोई भी आम बच्चा इस स्थिति में डरकर रोने लगेगा। हाँ। लेकिन यही 12 साल की बच्ची उस जंगल में अपने दम पर फर्श बनाती है, कुआं खोदती है और आगे चलकर अमेरिका के इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक बनती है। वाकई, ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली छवि है। हाँ, तो आज हम उस महिला की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसने जीवन भर समाज की हर पुरानी सोच और बाधा को उसी आरी और कुल्हाड़ी की तरह काट गिराया जिसका इस्तेमाल उसने उस जंगल में किया था। बिल्कुल। आज हम जिस जीवन को खंगालने वाले हैं वो किसी भी मायने में सीधा या आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये संघर्ष, बुद्धिमत्ता और कभी हार न मानने की एक ऐसी दास्तान है जो हर युग के लिए केस स्टडी बन सकती है। और इसीलिए आज की इस खास चर्चा में, या कहूँ इस डीप डाइव में, हम अन्ना हावर्ड शॉ की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ अ पायनियर के मुख्य अंशों की गहराई में जा रहे हैं। सही कहा। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे वो युवा लड़की जिसे बिना किसी सुविधा के एक भयानक वीराने में छोड़ दिया गया था, उसने अपनी जिद और हासे के दम पर एक सफल डॉक्टर, धर्मोपदेशक और महिला मताधिकार यानी विमेन सफ्रेज आंदोलन की प्रमुख नेता का सफर तय किया। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो कम समय में गहराई से चीजों को समझना चाहते हैं और सूचनाओं के शोर शराबे के बीच उन आहा पलों की तलाश में रहते हैं। तो बिना देर किए चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये महज एक ऐतिहासिक घटनाक्रम नहीं है। मतलब हम सिर्फ ये नहीं गिनाएंगे कि अन्ना ने जीवन में क्या क्या हासिल किया। बिल्कुल, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उसकी मानसिकता को इस हद तक फौलादी बना दिया कि उसने अपने समय के पूरे पितृसत्तात्मक सिस्टम को, पेट्रियार्की को हिला के रख दिया। मुझे लगता है कि इस फौलादी मानसिकता की शुरुआत अन्ना के बचपन से नहीं बल्कि उनके परिवार के इतिहास से ही हो गई थी। हाँ, वो दादी वाला किस्सा। हाँ, जब मैंने नोट्स पढ़े तो उनकी दादी निकोलस स्टॉट का किस्सा सबसे पहले मेरा ध्यान खींचता है। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड को टैक्स देने से साफ मना कर दिया था। सही कहा, और इसके पीछे का तरीका देखिए। उस समय इंग्लैंड में चर्च को आमदनी का 10वां हिस्सा, जिसे टिथ्स कहते हैं, वो देना अनिवार्य था। इसके अलावा घरों की खिड़कियों के शीशों पर भी टैक्स लगता था। उनकी दादी इस व्यवस्था को एकदम अन्यायपूर्ण मानती थी। वो लड़ती या झगड़ती नहीं थी, वो बस शांति से अपना टैक्स देने से इनकार कर देती थी। और फिर जब अधिकारी उनके घर का सामान कुर्क करने आते थे तो वो क्या करती थी? वो शांति से अपने दरवाजे पर अपनी कुर्सी डालकर बैठ जाती थी और देखती रहती थी। हाँ, अपनी आंखों के सामने अपने ही घर के बेशकीमती फर्नीचर को नीलाम होते हुए देखती थी। मतलब एक इंसान अपने उसूलों के लिए अपना घर खाली होते देख रहा है लेकिन झुक नहीं रहा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से एन्ना के भीतर विद्रोह और निडरता का वो बीज यहीं से पड़ा था। और वो बीज उनके अवचेतन मन में बहुत गहरे तक बैठ गया था। ये निडरता तब खुलकर सामने आई जब उनका परिवार समंदर के रास्ते अमेरिका आ रहा था। ओ, वो जहाज वाला सफर। हाँ, जॉन जैकब वेस्टरवेल्ट नाम के उस समुद्री जहाज पर उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक जहाज अंधेरे में हिचकोले खा रहा था। लहरें इतनी तेज थी कि लगता था जहाज कभी भी डूब जाएगा। बिल्कुल। मैंने उस हिस्से में पढ़ा कि जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, अन्ना ने देखा कि उनकी बीमार माँ बिल्कुल शांत लेटी हुई है। उस खौफनाक माहौल में वो खामोशी अन्ना के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। घबराना नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि पैनिक करने या घबराने से कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। और यही शांति और धैर्य उनके तब काम आया जब उनके पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी व्यवहारिक इंसान को पागल कर सकता था। उनके पिता के बारे में पढ़कर तो मुझे सच में, वो एक विजनरी थे, यानी सपनों की दुनिया में रहने वाले इंसान, लेकिन जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने मिशिगन के जंगलों में एक जमीन खरीदी बिना देखे। हाँ, और वहां लकड़ियों से एक अधूरे कैबिन की 4 दीवारें खड़ी की और अपनी पत्नी और 5 छोटे बच्चों को उस वीराने में छोड़कर खुद शहर वापस काम पर लौट गए। उस कैबिन का वर्णन पढ़कर तो मेरी रूह कांप गई।
वहां कोई फर्श नहीं था, दरवाजों और खिड़कियों की जगह बस बड़े बड़े छेद थे। जब अन्ना की माँ ने उस भयानक वीराने और उस खाली ठंडे ढांचे को देखा तो वो पूरी तरह टूट गई। कोई भी टूट जाएगा। आत्मकथा में अन्ना लिखती हैं कि उनकी माँ जमीन पर बैठ गईं, उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और घंटों तक खामोश रहीं। उस वक्त अन्ना को लगा जैसे उनकी माँ के भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया हो। और वो रात का समय? हाँ, रात के समय बाहर से भेड़ियों और जंगली बिल्लियों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। एक माँ का इस तरह टूट जाना किसी भी बच्चे के लिए एक भयानक सदमा हो सकता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 12 साल की अन्ना और उनके छोटे भाई बहनों ने रोने या हार मानने के बजाय घर के मुखिया की भूमिका अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा और उन्हें बचाएगा। बिल्कुल नहीं। पर सवाल यह है कि 12 साल के बच्चों ने बिना किसी आधुनिक औजार या संसाधन के खुद को जिंदा कैसे रखा? उन्होंने बाकायदा खुद मीलों दूर से लकड़ियां काटी, उन्हें घसीट कर लाए और उस कैबिन का फर्श बनाया। वो भी बिना किसी की मदद के। पीने के पानी के लिए कोई नल नहीं था तो उन्होंने खुद फावड़े से मिट्टी खोद खोद कर एक कुआं तैयार किया और लकड़ी के तख्तों से उसे अंदर से पक्का किया। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं उनके पास जीवित रहने के लिए रचनात्मकता के अलावा कुछ नहीं था। उनके मछलियां पकड़ने का वो किस्सा ही ले लीजिए। परिवार के पास खाने को कुछ नहीं था, पास में एक नदी थी, लेकिन उनके पास मछली पकड़ने का कांटा या धागा तक नहीं था। अरे हाँ, और जो जुगाड़ उन्होंने लगाया वो कमाल का था। वो हुप स्कर्ट वाला? हाँ, उस जमाने में महिलाएं अपने कपड़ों को फूला हुआ दिखाने के लिए हुप स्कर्ट पहनती थीं, जिसके अंदर लोहे के तार लगे होते थे। अन्ना के छोटे भाई ने उस स्कर्ट के तारों को निकालकर उनका एक जाल जैसा बनाया। और अन्ना क्या कर रही थी? अन्ना खुद नदी में एक लॉग पर खड़ी होकर डरावनी आवाजें निकालती थीं और पानी में छप छप करती थीं ताकि मछलियां डरकर ऊपर की तरफ भागें और उनका भाई उन तारों से उन्हें फंसाकर बाहर निकाल सके। गजब का दिमाग लगाया। जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये आज की किसी सर्वाइवल वीडियो गेम की तरह है। आपको बस एक वीराने में ड्रॉप कर दिया जाता है और आपको आसपास की चीजों को जोड़ तोड़ कर अपना रास्ता खुद बनाना होता है। लेकिन ये सर्वाइवल गेम सिर्फ भूख या मौसम तक सीमित नहीं था। वहां रेड इंडियंस का भी खतरा था। ओह हाँ। अन्ना का वो पहला सामना याद करें। वो और उनका छोटा भाई जंगल में थे और अचानक उन्होंने कुछ इंडियंस को अपनी ओर आते देखा। उस समय की कहानियों के हिसाब से वो बहुत खौफनाक पल था। अगर वो बच्चे डरकर भागते तो शायद मारे जाते। लेकिन 12 साल की अन्ना ने अपनी दिमागी हाजिर सवाबी से काम लिया। बिल्कुल। उसने अपने भाई से कहा कि भागना मत, चलो हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। मतलब वो प्रिटेंड करने लगे। हाँ, दोनों बच्चे जंगल में ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे वो बेफिक्र होकर खेल रहे हैं और उन्होंने किसी को देखा ही नहीं है। उन इंडियंस को लगा कि ये तो बस मासूम बच्चे हैं जो अपने घर के आसपास खेल रहे हैं, और वो वहां से चले गए। ये घटनाएं महज बचपन के रोमांचक किस्से नहीं है। ये वो भट्टी थी जिसमें अन्ना पककर तैयार हो रही थी। एक बार कुछ शराबी इंडियंस उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पूरा परिवार अटारी में, मतलब जो घर का एटिक होता है, हाँ। वहां छिप गया और उन्होंने सीढ़ी को ऊपर खींच लिया। बाप रे। पूरी रात वो फर्श की दरारों से उन हथियारबंद लोगों को देखते रहे। इन रातों ने अन्ना को सिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देना है। जंगल ने तो उन्हें शारीरिक रूप से निडर बना दिया, लेकिन समाज में एक अलग तरह के भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। वो तो है। जब उन्होंने बाहरी दुनिया में कदम रखा तो उनकी लड़ाई रूढ़िवादी सोच से थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में अन्ना ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कोई यकीन करेगा कि उनका वेतन सिर्फ $2 प्रति सप्ताह था? और वो भी कैसे मिलता था? हाँ, वो भी उन्हें तब मिलता था जब गांव वाले अपने कुत्तों पर लगने वाला डॉग टैक्स चुकाते थे। ये उस समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अजीबोगरीब सच्चाई थी। और उसी दौरान की एक बहुत ही मजेदार घटना है जो दिखाती है कि अन्ना किस तरह के माहौल से निकलना चाह रही थी। वो प्रपोजल वाला किस्सा। हाँ, उन्हें एक स्थानीय लड़के ने शादी का प्रस्ताव दिया था। वो लड़का उस समय की भीषण गरीबी का एक चलता फिरता उदाहरण था। वो आटे की बोरी वाला किस्सा मैं तो पढ़कर हंसते हंसते पागल हो गई। बिल्कुल। उस लड़के ने जो पैंट पहन रखी थी वो असल में आटे की एक पुरानी बोरी से सिली गई थी और बोरी का प्रिंट बिल्कुल उसके पीछे वाले हिस्से पर आ रहा था, जिसपे बड़े बड़े अक्षरों में 96 पाउंड लिखा था। और सबसे मजेदार बात तो कंपनी का नाम था। हाँ, उस आटे की कंपनी का नाम A&GW ग्रीन था। और इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त उस लड़के के अलावा 2 और लड़के अन्ना की बहनों से मिलने आए हुए थे जिनका असली नाम A ग्रीन और GW ग्रीन था। क्या गजब का इत्तेफाक था। अन्ना ने उस 96 पाउंड वाले प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया।
उनका सपना शादी करके बर्तन मांजना नहीं बल्कि कॉलेज जाना था। और कॉलेज जाने के लिए उनके पास मात्र $18 थे। सिर्फ $18। अपनी जेब में वो $18 लेकर वो एक अनजान दुनिया में निकल पड़ी। लेकिन उनका असली विद्रोह तब शुरू हुआ जब उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना पहला उपदेश पहला sermon दिया। आज हमें ये आम बात लग सकती है, लेकिन उस समय एक लड़की का मंच से खड़े होकर धर्म का उपदेश देना एक भयंकर सामाजिक अपराध माना जाता था। उनके परिवार ने इस बात पर उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। परिवार ही क्यों, बाहरी दुनिया भी उनके पीछे पड़ी थी। एक घटना मुझे बहुत हैरान करती है। वो सेब्रोविंग नाम की जगह पर लकड़हारों के एक कैंप में उपदेश देने जा रही थीं। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और रात का समय था। वो गाड़ीवान वाला किस्सा। हाँ, उनके साथ जो गाड़ीवान था वो एक खूंखार इरादों वाला आदमी था। रास्ते में जब उस आदमी ने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की और अपनी हदें पार करनी चाहीं, तो अन्ना रोई नहीं। उन्होंने वो किया जो जंगल ने उन्हें सिखाया था। बिल्कुल। उन्होंने शांति से अपने बैग में हाथ डाला, एक भारी रिवॉल्वर निकाली और सीधा उस आदमी की पीठ पे तान दी। उन्होंने बहुत ठंडी दिमाग से कहा, अगर तुमने घोड़ा रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पीठ में गोली उतार दूंगी। वो पूरी रात उसी अवस्था में बैठी रहीं, उस अंधेरे जंगल में। और अगले दिन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन्हीं कठोर लकड़हारों की भारी भीड़ के बीच जाकर एक शानदार उपदेश दिया। क्या हिम्मत थी! यहाँ मुझे एक बात सच में समझ नहीं आ रही। मैंने जब इस किस्से को पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आखिर क्यों? कैसा सवाल? मतलब अन्ना एक पढ़ी लिखी महिला बन रही थी, वो आराम से कोई सुरक्षित काम कर सकती थी। क्या वो धर्म के प्रति इतनी पागल थी कि अपनी जान जोखिम में डाल रही थी, या फिर ये उनकी वो जिद्दी फितरत थी कि जहां महिलाओं का जाना मना है, मैं तो वहीं जाऊंगी? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ धर्म या जिद का मामला नहीं था। अच्छा। ये शक्ति और अधिकार का मामला था। उस समय समाज का सबसे ताकतवर मंच चर्च हुआ करता था। वहां से जो बोला जाता था समाज वही मानता था। सही बात है। अन्ना को पता था कि अगर महिलाओं को समाज में अपनी आवाज बुलंद करनी है तो उन्हें उस मंच पर कब्जा करना होगा। वो अनजाने में ही सही पूरे पितृसत्तात्मक ढांचे पर सीधा प्रहार कर रही थी। ये बात उनके ऑर्डिनेशन यानी धार्मिक नियुक्ति के समय बिल्कुल साफ हो जाती है। जब उन्हें आधिकारिक तौर पर पादरी बनाने की बात आई तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हाँ, वो रूढ़िवादी व्यक्ति, एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बाइबल का हवाला देकर कहा, शास्त्र कहता है कि एक एल्डर को एक पत्नी का पति होना चाहिए, और चूंकि अन्ना एक महिला है वो किसी पत्नी की पति नहीं हो सकती। उस रूढ़िवादी व्यक्ति को लगा कि उसने एक ऐसा तर्क दे दिया है जिसे कोई नहीं काट सकता, लेकिन अन्ना की हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखकर कहा, महाशय, आप खुद कुंवारे हैं, तो इस हिसाब से मैं भी शास्त्र के अनुसार आप ही की तरह एक पति हूं, क्योंकि आपके पास भी कोई पत्नी नहीं है। हाहाकार मच गया होगा वहां। उन्होंने पल भर में उस आदमी के तर्क की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से उन्होंने साबित कर दिया कि नियम इंसानों ने अपनी सुविधानुसार बनाए हैं। अंततः उन्हें मान्यता मिली गई, जिसके बाद उन्हें केप कॉड में एक चर्च की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन वो चर्च भी अपने आप में एक कॉमेडी शो और युद्ध का मिश्रण था। केप कॉड का वो चर्च 2 गुटों में बुरी तरह बटा हुआ था। वहां के लोग एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते थे, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से एक दूसरे पर ताने मारते थे। रुको, मतलब वो प्रार्थना में भगवान से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे की बुराई कर रहे थे। बिल्कुल। वो आंखें बंद करके ऊंची आवाज में कहते थे, हे प्रभु, हमारे इस भटके हुए पापी भाई को सद्बुद्धि दे जो अपनी मनमानी करता है। अरे बाप रे। हाँ। ताकि सामने वाला सुन ले। अन्ना ने आते ही इस पर सख्त रोक लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के नाम पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेगा। जिस पर कैप्टन सियर्स नाम का एक अड़ियल और पुराना समुद्री कैप्टन भड़क गया। उसने अपनी जगह पर खड़े होकर पूरी सभा के सामने कहा कि कोई कल की आई लड़की उसे प्रार्थना करना नहीं सिखा सकती, और वो वही करेगा जो उसका मन करेगा। वो तो होना ही था। कोई और होता तो इस भारी विरोध के आगे दब जाता, लेकिन अन्ना ने उसी कैप्टन की समुद्री भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मन से कहा, सुनिए कैप्टन, अब मैं इस जहाज की कैप्टन हूं। अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की तो मैं उसे तुरंत जहाज सही से उतार दूंगी। बहुत ही सटीक जवाब। और ये जवाब इतना निडर था कि वही कैप्टन बाद में अन्ना का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। अन्ना की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो सामने वाले की भाषा और उसकी मानसिकता को पढ़ना जानती थी।
लेकिन केप कॉड में ही उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कौन सा? उपदेश टीकिन में उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि जब कोई इंसान भूखा हो या बीमारी से तड़प रहा हो तो आध्यात्मिक बातें उसे नहीं बचा सकती। सही बात है। उन्हें समझ आ गया कि समाज को सिर्फ अच्छे वक्ताओं की नहीं बल्कि व्यवहारिक समाधान की जरूरत है। और यही सोच उन्हें बॉस्टन ले गई, जहां उन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान वो बॉस्टन की मलिन बस्तियों में, जो स्लम एरियाज होते हैं, वहां जाकर गरीबों का इलाज करती थी। वहां उन्होंने जो भयंकर गरीबी देखी उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक किस्सा है जहां उन्हें एक निमोनिया के मरीज की जान बचानी थी। उस घर में इतनी गरीबी थी कि मरीज को लपेटने के लिए कोई साफ तौलिया तक नहीं था। बहुत बुरी हालत थी। अन्ना ने तुरंत रसोई में जाकर बर्तन पोंछने वाला एक डिश टॉवल उठाया और उसी का इस्तेमाल करके उस मरीज की जान बचाई। उस भयानक माहौल में किताबें या मेडिकल कोर्स भी कई बार काम नहीं आते थे। एक बार एक छोटे बच्चे को क्रूप की बीमारी हो गई। वो गले वाला इन्फेक्शन। हाँ, ये गले और सांस की नली का एक भयंकर इन्फेक्शन होता है जिसमें बच्चा सांस नहीं ले पाता और उसकी जान भी जा सकती है। अन्ना के सामने 2 दवाइयां थी, स्पॉन्जिया और एकोनाइट। मेडिकल साइंस के हिसाब से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विशिष्ट स्थिति में कौन सी दवा सटीक बैठेगी। और बच्चे की सांसें उखड़ रही थीं। कोई और डॉक्टर शायद सोच विचार में समय बर्बाद करता, लेकिन अन्ना ने अपनी व्यवहारिक समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों दवाइयां एक साथ दे दी। और वो काम कर गई। उनका लॉजिक था कि जो दवा काम करनी होगी वो कर जाएगी। और देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जरा सोचिए, एक अकेली महिला बिना किसी बड़े आर्थिक समर्थन के एक ही समय में उपदेशक भी है, मलिन बस्तियों में इलाज करने वाली डॉक्टर भी है और समाज सुधारक भी। क्या उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो अकेली पूरी दुनिया की समस्याओं का बोझ नहीं उठा सकती? ये बहुत अहम सवाल है। उन्हें महसूस हुआ और बहुत शिद्दत से हुआ। मलिन बस्तियों में काम करते हुए अन्ना ने देखा कि वो लोगों का इलाज करके उन्हें ठीक तो कर देती हैं, लेकिन वे लोग वापस उसी खराब सिस्टम, उसी दलदल में चले जाते हैं जो उन्हें फिर से बीमार कर देता है। एक लूप बन गया था। उन्होंने इसे एक बहुत ही ताकतवर रूपक से समझाया। उन्होंने कहा, हम एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े होकर उन लोगों को बटोर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं होगी कि हम पहाड़ के ऊपर जाकर एक मजबूत बाड़ लगा दें ताकि लोग नीचे गिरे ही नहीं? यानी पहाड़ के नीचे एम्बुलेंस खड़ी करने से बेहतर है पहाड़ के ऊपर एक बाड़, एक फेंस लगा दी जाए। बिल्कुल। क्या कमाल की सोच है। इसका सीधा मतलब था व्यवस्था में परिवर्तन लाना। और यहीं से अन्ना का ध्यान पूरी तरह से वुमेन सफरेज यानी महिला मताधिकार आंदोलन की ओर मुड़ गया। हाँ, सिस्टम बदलने की तरफ। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को कानून बनाने और वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, समाज की जड़ों में सुधार नहीं आ सकता। महिलाओं को वो बाड़ बनाने का हिस्सा होना ही पड़ेगा। और उनके इस नए मिशन ने उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी नेता सुसान बी एंथनी के साथ खड़ा कर दिया। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों की मदद करने से निकलकर पूरे सिस्टम को बदलने का यह सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान था। सुसान बी एंथनी के साथ काम करना अपने आप में एक अलग चुनौती थी। सुसान सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य के लिए जीती थी। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्हें खाने पीने, सोने या आराम की कोई परवाह नहीं थी। अन्ना के नोट्स में लिखा है कि वो दोनों सड़कों पर इतनी तेज रफ्तार से चलती थी कि लोग उन्हें हैरानी से देखते रह जाते थे। सुजैन का पूरा ध्यान बस इस बात पर होता था कि अगला भाषण कहाँ देना है। और इसी हड़बड़ी में एक बार एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ। कौन सा? एक सभा में जहां सामने बहुत ही सख्त और रूढ़िवादी धार्मिक लोग बैठे थे, सुसैन ने मंच से अन्ना का परिचय देते हुए उन्हें अपना राइट बोअर कह दिया। राइट बोअर मतलब? अब यहां थोड़ा संदर्भ समझना जरूरी है। राइट बोअर यूकर नाम के ताश के खेल का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा या तुरुप का पत्ता। ओह। लेकिन उस समय धार्मिक लोगों के लिए ताश खेलना या जुआ खेलना एक भयंकर पाप माना जाता था। बाप रे। सुसैन को इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने बस कहीं ये शब्द सुन लिया था। जब उन्होंने एक धार्मिक मंच से अपनी सहयोगी पादरी को जुए का तुरुप का पत्ता कहा तो पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और फिर लोग हंसने लगे। और सुसैन को समझ ही नहीं आया कि लोग हंस क्यों रहे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से स्थिति को ऐसे संभाला जैसे उन्होंने जानबूझकर कोई बहुत गहरी बात कही हो। हाँ, वो भी एक कला थी। अन्ना और सुसैन की ये जोड़ी सिर्फ मंच तक सीमित नहीं थी। अन्ना की बौद्धिक क्षमता इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार थी।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सीनेटर इंगल्स के साथ उनकी वो ऐतिहासिक बहस। बिल्कुल, सीनेटर इंगल्स ने महिलाओं को वोट न देने के पीछे एक बहुत ही अजीब लेकिन उस समय का एक आम तर्क दिया था। वो अनपढ़ वोटरों वाला? हाँ, उसने मंच से कहा कि अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया तो समाज में अनपढ़ वोटरों की संख्या अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय बहुत सी महिलाएं शिक्षा से वंचित थीं। ये एक ऐसा तर्क था जो किसी को भी भड़का सकता था। कोई और होता तो चिल्लाने लगता या भावनात्मक भाषण देता। लेकिन अन्ना ने भावना की जगह गणित और तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत ही शांति से सीनेटर से कहा, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, माना कि देश में 3 मिलियन महिलाएं अनपढ़ हैं, लेकिन सीनेटर महोदय आप ये गणित कैसे भूल गए कि इन 3 मिलियन अनपढ़ महिलाओं के साथ साथ 15 मिलियन समझदार और शिक्षित महिलाओं के वोट भी तो सिस्टम में जुड़ेंगे, तो कुल मिलाकर फायदा किसका है? उन्होंने सीनेटर को उसी के तर्कों के जाल में फंसा दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाओं को बाहर रखने से देश एक बहुत बड़े बौद्धिक वर्ग को मतदान से वंचित कर रहा है। सही बात है। उनकी इसी तार्किक क्षमता ने उन्हें एक अजेय वक्ता बना दिया था। और सिर्फ पढ़े लिखे सीनेटर ही नहीं, अन्ना जमीनी स्तर पर हिंसक भीड़ को भी संभालना जानती थीं। कोट्सविल की वो रैली इसका सबसे बड़ा सबूत है। ओह, वो शराबबंदी वाली रैली? हाँ, शहर में शराबबंदी को लेकर अगले दिन वोटिंग होनी थी। चुनाव से ठीक एक रात पहले सड़कों पर शराब के नशे में धुत एक बड़ी और हिंसक भीड़ हंगामा कर रही थी। कोई भी पुरुष वक्ता उस भीड़ के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अन्ना, जो मिशिगन के भेड़ियों से लड़ चुकी थीं, उन्हें इन शराबी इंसानों से क्या डर लगता? बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी झिझक के मंच पर चढ़ गईं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीड़ में से एक अश्वेत व्यक्ति जोश में आकर जोर से चिल्लाया, हालेलुया टू द लैम्ब। अन्ना घबराई नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति के इस उत्साह और ऊर्जा को तुरंत अपने भाषण की लय में ढाल लिया। कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। उन्होंने पूरी भीड़ को अपने शब्दों से ऐसा बांधा कि जो लोग कल तक हंगामा कर रहे थे वो उनके समर्थन में तालियां बजाने लगे। और सबसे बड़ी बात, अगले दिन उस शहर ने शराबबंदी के पक्ष में वोट किया। ये उनकी संवाद अदायगी का जादू था। और वो कभी रुकती नहीं थी। कैंसस के बर्फीले रास्तों पर जाते हुए जब उनकी बग्घी के पीछे सचमुच के 2 खूंखार भेड़िए लग गए थे, तब भी वो नहीं रुकी। सच में भेड़िए? हाँ, भेड़िए उनकी बग्घी के बिल्कुल पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन अन्ना ने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और घोड़ों को दौड़ाकर उस चुनौती को भी पार कर लिया। वो कभी हार नहीं मानती थी। मिशिगन के जंगल से लेकर कैंसस की बर्फीली सड़कों तक उनकी लड़ाई का दायरा बदल गया था, लेकिन उनका हौसला वही था। मैंने पढ़ा कि अन्ना और सुजैन की जोड़ी एक परफेक्ट टैग टीम की तरह काम करती थी। हाँ, एकदम तालमेल था। अन्ना ने खुद बताया है कि जब वो दोनों किसी बड़े दौरे पर होती थीं और लगातार भाषण देने की वजह से सुसैन का गला बैठ जाता था या वो बोलते बोलते अटक जाती थीं, तो अन्ना बिना किसी रिहर्सल के ठीक उसी वाक्य को बीच में से पकड़कर भाषण पूरा कर देती थी। वाओ! ये कोई नाटक नहीं था, ये एक ही लक्ष्य के प्रति 2 महिलाओं का पूर्ण समर्पण था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक ऐसी महिला जो अपने समय से इतनी आगे थी, वो अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आंदोलन में लगा रही थी जिसका अंतिम परिणाम शायद वो अपने जीते जी ना देख पाए। उस समय ये बिल्कुल भी तय नहीं था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार उनके जीवन काल में मिलेगा भी या नहीं। फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ इस लड़ाई में झोंक दिया। ये उनका निस्वार्थ भाव था। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए इन सब बातों का असली सार क्या है? आप ही बताइए। अन्ना हवर्ड शॉ का जीवन हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाता है कि बाधाएं चाहे किसी भी रूप में आएं, चाहे वो मिशिगन के खूंखार भेड़िए हों, सेब्रेविंग के शराबी लकड़हारे हों या फिर समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच। अगर इंसान के पास एक मजबूत इरादा है, व्यवहारिक समझ यानी कॉमन सेंस है और मुश्किलों पर भी मुस्कुरा देने वाला हास्य है, तो दुनिया की किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। बिल्कुल। हम अक्सर सूचनाओं और संसाधनों के इस युग में शिकायत करते हैं कि हमारे पास सही मौके नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा संसाधन हमारी अपनी इच्छा शक्ति है। एकदम सही। उन्होंने हमेशा समस्याओं पर रोने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। बिना दरवाजे वाले कैबिन से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक मंचों तक का सफर तय करने वाली इस दास्तान ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। वाकई ये बहुत प्रेरणादायक है। और चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर गहराई से विचार किया जा सके। बताइए। किसी ऐसे बड़े आदर्श के लिए अपना पूरा जीवन और अपनी तमाम सुख सुविधाएं समर्पित कर देने का असली अर्थ क्या है,
जब इंसान ये भली भांति जानता हो कि वो शायद कभी उस संघर्ष की अंतिम जीत अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। बहुत गहरा सवाल है। क्या यही सच्ची पायनियर भावना नहीं है जो भविष्य के उन पेड़ों के बीज बोती है जिनकी छांव में बैठने का मौका शायद उस बीज को बोने वाले को खुद कभी न मिले? इसी विचार के साथ अन्ना की इस अद्भुत दुनिया से आज हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए गहरे अध्ययन के साथ।